नेपाल जल रहा है, तो आखिर हुआ क्या है? कैसे हिमालय की गोद में बसा ये शांत देश अचानक बगावत की आग में झुलस गया? चलिए, आज इसी की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जी हाँ, नेपाल जल रहा है। और ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये एक भयानक हकीकत बन चुकी है। सड़कों पर आप देख सकते हैं, गुस्सा है, बड़ी बड़ी इमारतों में आग लगी हुई है और ऐसा लग रहा है मानो लोकतंत्र बस धुएं में उड़ रहा हो। देखिए, इस पूरे विद्रोह की, इस जलते हुए नेपाल की अगर कोई एक तस्वीर है तो वो है काठमांडू का ये जलता हुआ सिंह दरबार। और आपको बता दूं, ये कोई आम इमारत नहीं है, ये नेपाल सरकार का पावर सेंटर है, प्रधानमंत्री का ऑफिस यही है। तो आप सोचिए, जब सरकार का दिल ही जलने लगे तो हालात कितने कितने ज्यादा बेकाबू हो चुके होंगे। और ये आग सिर्फ सिंह दरबार तक ही नहीं रुकी। प्रदर्शनकारियों ने तो जैसे लोकतंत्र के हर बड़े स्तंभ पर हमला बोल दिया है, चाहे वो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। सब कुछ या तो गुस्साई भीड़ के कब्जे में है या फिर आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी ही ढह गई हो। और इस पूरी अराजकता की, इस हिंसा की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हम इंसानी जानों की बात कर रहे हैं। अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं उनके मुताबिक सेना की कार्रवाई में कम से कम 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ भीड़ के गुस्से का शिकार होकर 3 पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर हमला हुआ और उस हमले में उनकी पत्नी की मौत हो गई। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतना गुस्सा आया कहां से? एक पूरा का पूरा देश इस तरह सड़कों पर क्यों उतर आया? इस पूरे विद्रोह की जड़ में एक शब्द है जिसने नेपाल के युवाओं को, आप कह सकते हैं, आग बबूला कर दिया है, और वो शब्द है नेपो किड्स। तो ये नेपो किड्स हैं कौन? आखिर ये शब्द आया कहां से? देखिए, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है नेपाल के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो पॉलिटिकल एलीट हैं, उनके बच्चों के लिए। इन पर सीधा सीधा आरोप यह है कि ये जनता के टैक्स के पैसे पर एक बेहद आलीशान लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब देश का आम युवा नौकरी के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। और देखिए, इस पूरे गुस्से को, इस पूरी फ्रस्ट्रेशन को इस एक लाइन ने जैसे एक नारा दे दिया, आवर टैक्सेस दे आर लग्जरी, वी पे यू फ्लेक्स। मतलब हमारे टैक्स उनकी लग्जरी, हम चुकाते हैं और तुम दिखावा करते हो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये उस गहरी खाई को दिखाता है जो नेपाल के आम लोगों और उनके नेताओं के बीच बन चुकी है। और ये गुस्सा सबसे पहले कहां फूटा? सोशल मीडिया पर। तस्वीरों की जैसे बाढ़ आ गई। एक तरफ नेपाल के आम युवाओं के संघर्ष की तस्वीरें थीं, जहां मौके बहुत कम हैं, गरीबी है, भविष्य की चिंता है। और दूसरी तरफ थी नेपो किड्स की तस्वीरें, महंगी महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, विदेश में छुट्टियां और पार्टियां। लोगों को ये देखकर लगा कि उनका भविष्य छीनकर इन नेताओं के बच्चों पर लुटाया जा रहा है। और यहीं से ये आग भड़की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, एक सोशल मीडिया पर शुरू हुआ आंदोलन इतनी भयानक हिंसा और अराजकता में आखिर बदल कैसे गया? चलिए अब इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण विरोध ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है लगभग 6 सितंबर को, जब कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स में नेपो किड्स का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। फिर 8 सितंबर को देश की जेनजी मतलब युवा पीढ़ी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में 22 प्रदर्शनकारी मारे गए। बस यहीं से शांतिपूर्ण आंदोलन गुस्से की एक भयानक आग में तब्दील हो गया। और अब हाल ये है कि बैंक लूटे जा रहे हैं, नेताओं पर सरेआम हमले हो रहे हैं, और जिन लोगों ने ये सब शुरू किया था उनका भी अब इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी यही है, हामी नेपाल जैसे संगठन जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिन्होंने युवाओं को सड़कों पर आने के लिए कहा था, अब वो खुद ही लोगों से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं हैं, बैंक लूटना एक अपराध है, इस पागलपन को रोकें। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, आंदोलन अब ऑर्गेनाइजर्स के हाथ से निकल चुका है और एक बेकाबू भीड़ के हवाले है। और इस भीड़ का गुस्सा कितना पर्सनल और टारगेटेड था, इसका अंदाजा आप इन घटनाओं से लगाइए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर हमला किया गया। डिप्टी पीएम विष्णु प्रसाद पौडेल को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल का घर जला दिया गया, जिसमें दुखद रूप से उनकी पत्नी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री के घर में घुसकर कैश निकाला गया और जनता में फेंक दिया गया। और नेपाल का जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है कांतिपुर, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर है, जब पुरानी पॉलिटिकल व्यवस्था इस तरह से जलकर राख हो रही है, तो इस राख से कुछ नए चेहरे भी उभर रहे हैं। ऐसे चेहरे जिन्हें नेपाल की जनता और खासकर युवा पीढ़ी एक नई उम्मीद की तरह देख रही है। और इन चेहरों में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। एक हैं सुदन गुरुङ और दूसरे हैं बालेन्द्र शाह,
जिन्हें लोग प्यार से बालेन भी बुलाते हैं। तो कौन है ये दोनों लोग जिन्हें लोग एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं? चलिए समझते हैं। एक तरफ हैं 36 साल के सुदन गुरुंग। ये एक एक्टिविस्ट हैं और हामी नेपाल नाम के एनजीओ के संस्थापक हैं, और कहा जाता है कि नेपो किड्स के खिलाफ इस आंदोलन की चिंगारी इन्होंने ही लगाई थी। और दूसरी तरफ हैं 35 साल के बालेंद्र शाह यानी बालेन। ये काठमांडू के मेयर हैं, बैकग्राउंड से सिविल इंजीनियर हैं और एक बहुत पॉपुलर रैपर भी रह चुके हैं। और अब तो सोशल मीडिया पर खासकर जेनजी के बीच एक मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि बालेंद्र शाह को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री यानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। सोचिए, एक इंडिपेंडेंट युवा रैपर जो बाद में मेयर बना, उसे अब लोग देश के भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या, नेपाल का भविष्य क्या होगा? और देखिए, नेपाल की ये जो अस्थिरता है, ये सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका सीधा और बहुत गहरा असर हमारे देश भारत पर भी पड़ना तय है। 10,751 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत और नेपाल के बीच उस खुली सीमा की लंबाई है जो दोनों देशों के कितने गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, उसका प्रतीक है। और इस रिश्ते को सदियों से एक बहुत खास नाम दिया गया है, रोटी और बेटी का रिश्ता। रोटी क्योंकि दोनों देशों के लाखों लोग रोजी रोटी कमाने के लिए एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, और बेटी क्योंकि दोनों देशों के बीच सदियों से शादी ब्याह के रिश्ते बनते आए हैं। भारत के लिए नेपाल की स्थिरता क्यों जरूरी है, ये आंकड़े साफ बताते हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच 73,468 करोड़ रुपए का व्यापार है। नेपाल अपनी ज़रूरत का 90% फ्यूल भारत से लेता है। नेपाल जाने वाले 30% टूरिस्ट भारतीय होते हैं और करीब 80 लाख नेपाली भारत में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल में कोई भी अस्थिरता भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। तो आज हम आपको इस एक बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या नेपो किड्स के खिलाफ शुरू हुआ ये विद्रोह नेपाल में एक नए, एक बेहतर लोकतंत्र को जन्म देगा, या फिर ये देश को कभी न खत्म होने वाली अराजकता और हिंसा की आग में झोंक देगा? इसका जवाब तो खैर अब सिर्फ वक्त ही देगा।